आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम का प्रयोग। पूर्ण विराम को थोड़ा सा हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। आज जानेंगे कि ये कहाँ किस प्रकार के वाक्यों में प्रयोग होते हैं। कुछ उदाहरण भी देखेंगे और कुछ उदाहरण सीधा आपका प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर से निकाले गए हैं, ताकि आपको रियल टाइम का एक आइडिया लग सके। एक और बात, सॉरी फॉर द मिस्टेक, लेकिन लास्ट वीडियो में हालांकि मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, अर्ध विराम और अल्प विराम के साइन आपके वहां चेंज हो गए हैं, तो उन्हें प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। आपका अल्प विराम कॉमा होता है और अर्ध विराम आपका इस तरह का ये साइन आपका होता है। तो ये थोड़ा सा वहां पे बाय मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए, ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आज हम देखेंगे पूर्ण विराम का प्रयोग। तो सबसे पहले पूर्ण विराम को देखते हैं। पूर्ण विराम आप सभी जानते भी हैं, इसलिए बहुत ब्रीफ में ही इसका डिस्कशन करेंगे। वाक्य खत्म होने के बाद, मतलब जब आपकी बात क्या हो जाए, पूरी हो जाए। क्या हो जाए? अगर आपकी बात पूरी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, एक पूर्ण विराम वाक्य को देते हैं। उदाहरण, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। तो ये इसने अपनी बात को पूरा कह दिया, तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे पूर्ण विराम आ गया। आज हम सब बाजार जाएंगे, इतनी ही एक वाक्य बनेगा। इसके बाद क्या आ गया, आपका पूर्ण विराम आ गया। तो एक तो रहा पूर्ण विराम का प्रयोग ये। दूसरा है, देखिए, दोहा, शायरी या छंद में पहला चरण खत्म होने पर एक पूर्ण विराम और दूसरा चरण खत्म होने पर दो पूर्ण विराम। तो आपने ये खुद ने भी शायद कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा, या फिर आप जब भी अब आप देख लीजिएगा, कोई एक पोएम देख लीजिएगा, वहां जब आपकी ये पहली लाइन खत्म होती है तो एक वाक्य, फिर आपका दूसरा आता है तो आपके दो पूर्ण विराम आते हैं। उसके बाद फिर लाइन खत्म होगी, आपका एक आएगा, दूसरा जब चरण खत्म होगा आपके दो पूर्ण विराम आएंगे। तो यहाँ इस तरह से पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अब अल्पविराम के यूज को जान लेते हैं। अल्पविराम आपका कहाँ प्रयोग होगा? एक तो देखिए, जब दो या दो से ज्यादा समान या एक जैसी वस्तुएं होंगी, उनका नाम आएगा, तो उन नामों के बीच में आपका क्या आएगा, कॉमा आएगा, या फिर इसका क्या नाम होता है चिन्ह का, अल्पविराम। क्या आएगा आपका, अल्पविराम आएगा। दूसरा है हाँ या नहीं जैसे पदों के बाद आपका क्या आता है, कॉमा आता है, और फिर वाक्य को शुरू किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, नहीं, और नहीं के बाद में क्या आया, आपका कॉमा, और फिर आपका जो पूरा वाक्य है वो आएगा। बात खत्म होने के बाद आपका फुल स्टॉप, पूर्ण विराम यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में उद्धरण से पहले, उद्धरण मतलब इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो आता है वो आपका कौन सा आता है, कॉमा आता है। श्याम ने राम से कहा, फिर उद्धरण चिन्ह से पहले क्या आएगा आपका, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके बाद, ठीक है। या फिर कह लीजिए रिपोर्टेड स्पीच को आप कहाँ लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह में इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, तो उससे पहले आपका क्या आता है, इन्हें किससे सेपरेट किया जाता है, कॉमा से सेपरेट किया जाता है। तो इस तरह यहाँ क्या आएगा, आपका कॉमा आएगा। दो या दो से ज्यादा एक जैसी वस्तुओं के लिए, अब जैसे देखिए, यहाँ राधा, लता, जानवी, ये सभी लड़कियों के नाम है। यहाँ पे लड़कों का भी कोई नाम हो सकता है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन जब एक जैसी ही कुछ एलिमेंट के बारे में बात हो रही होगी, तो उन एलिमेंट को अलग करने के लिए आपका कॉमा प्रयोग होता है। बाकी जो लास्ट वाला होगा उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, और लगा देते हैं, तो वहां पे कॉमा नहीं आएगा। जैसे अगर आप कहें कि मुझे संतरा, आम, सेब और अमरूद पसंद हैं, तो अमरूद लास्ट जो आप बोलेंगे उससे पहले आपका और, बाकी इन तीनों को अलग करने के लिए आपका क्या आएगा, कॉमा आ जाएगा। तो आई होप आपको अल्प विराम का प्रयोग समझ आया होगा। अब देखते हैं अर्ध विराम का प्रयोग। अब देखिए, अर्ध विराम का प्रयोग कहां पर होगा, जब आपको अल्प से तो ज्यादा देर के लिए रुकना पड़े, मतलब जो आप पॉज लेंगे एक वाक्य में वो अर्ध अल्प से ज्यादा होगा, और आपका कम होगा किससे, पूर्ण विराम से, ठीक है, पूर्ण विराम से कम होगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, सूर्य उदय हो गया, पक्षी चहकने लगे और कमल खिल गए। अब देखिए, जब आपने कहा सूर्य उदय हो गया, तो क्या आपकी जो वाक्य था वो पूरा हो गया? नहीं, क्योंकि अभी तो आपके इस वाक्य के ऊपर ही आपने ये वाक्य बोला है, ठीक है। तो ये वाक्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पूरा आपका ये वाक्य यहां से यहां तक है, ठीक है। ये तो सिर्फ इस वाक्य का एक अंग है, जहां आपको एक पॉज लेना है, रुकना है। आप खुद से बोलकर देखिए, आप इसको एक ऐसे पाठ की तरह बोलते हुए नहीं चले जाएंगे,
ऑटोमेटिकली जब सूर्योदय हो गया आप कहेंगे तो वहां एक पॉज आएगा, आप महसूस करिएगा। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि वाक्य पूरा तो यहाँ हो नहीं रहा है क्योंकि बाकी की चीज इसी पे डिपेंडेंट है, इसी वाक्य में इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन आप कॉमा से ज्यादा देर के लिए पॉज ले रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे वाक्य को बोलकर देखें जिसके अंदर कॉमा लग रहा है यहाँ पे और इसे बोलकर देखें तो आपको खुद से ये रियलाइज होगा कि यहाँ जो आप रुके हैं वो कॉमा से थोड़ा सा क्या रुके हैं, ज्यादा देर के लिए रुके हैं। तो जब आपको अल्प से ज्यादा टाइम के लिए रुकना हो और पूर्ण विराम से कम के लिए, मतलब बात खत्म नहीं हुई हो, तो आपका कौन सा आएगा, अर्ध विराम आएगा। सूर्योदय हो गया, पक्षी चहकने लगे और कमल खिल गए। अब देखिए मैंने पक्षी चहकने लगे और कमल खिल गए को एक साथ बोला बिना कोई विराम लिए और मेरी पूरी बात हो गई, तो क्या रख दिया यहाँ पे, पूर्ण विराम आपका आ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए बिल्कुल सीधा है आपका। जो प्रश्न वाले वाक्य होंगे, जहां पर वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाएगा, वहां आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। जैसे कि आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इन वाक्यों में आपका पीछे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। देखिए एक और प्रकार के वाक्य आपको मिल सकते हैं जहां व्यंग के तौर पर कोई बात कही जाती है ना, कि अच्छा आपसे आपके जितना तो शरीफ कोई है ही नहीं, अच्छा वह इतना शरीफ है, अच्छा उसके जैसा कोई ईमानदार आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तो जब ये बातें आपकी नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं है कि जो कहने वाला है वो उसको ईमानदार मान रहा है, वो बस उस पर व्यंग कस रहा है, तो ऐसे जो व्यंग वाले वाक्य होंगे वहां पर भी आपका क्या आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो प्रश्नवाचक काफी इजी है आपका, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि ज्यादातर तो इसका प्रयोग ये क्वेश्चन वाले वाक्यों में ही होगा। ये शुरू होते हैं कैसे शब्दों से, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना, किस लिए, इस प्रकार वाले जो वाक्य में शब्द प्रयोग होते हैं वहां पर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के पीछे आपका क्या आता है, क्वेश्चन मार्क या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। विस्मयादि बोधक को देखिए, जो विस्मय बोधक साइन है आपका, एक्सक्लेमेटरी साइन, वो आपका कहाँ आएगा, जब आपकी कोई ऐसी भावनाएं, हर्ष, विवाद, घृणा, शोक, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने वाले वाक्य होंगे ना, जहां इन भावनाओं का बोध किया जा रहा होगा, वहां पर आपका क्या होगा, एक्सक्लेमेशन साइन यूज होगा। लेकिन इसके बारे में एक बात महत्वपूर्ण है कि ये जो साइन आता है ना, ये उस शब्द के बाद आता है जो इनका हमें बोध कराते हैं, ठीक है। जो शब्द इन भावनाओं का बोध कराएंगे उन शब्दों के बाद आएगा, सेंटेंस के आखिर में कम देखने को मिलेगा। मोस्टली कहां पर आपका ये होगा, ये जो शब्द होंगे जैसे हे राम यह क्या हो गया, अरे तुम यहाँ, तो एक आश्चर्य हुआ कि अरे तुम यहाँ, तो अरे के बाद में, तो ये जो बोध कराने वाले शब्द होंगे उनके बाद में क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन साइन आपका आएगा। आई होप यहां तक ये साइन आपको क्लियर हुए होंगे। तो देखिए योजक और विभाजक चिन्ह जो आपका होगा वो कहां पर प्रयोग होगा, जब तुलना सूचक कोई शब्दांश प्रयोग होता है, जैसे तुम जैसा, उस जैसा, तो इन दोनों शब्दों के बीच में आपका क्या आएगा, योजक या विभाजक चिन्ह आएगा। विलोम शब्दों के बीच में जैसे रात दिन, अच्छा बुरा, माता पिता, तो इस तरह के जो शब्द होंगे उनके बीच में भी क्या आता है, आपका विलोम आएगा। और आपने ये पढ़ा, सॉरी योजक आएगा, आपने ये द्वंद्व समास के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। जब हम द्वंद्व समास पढ़ते हैं तो वहां क्या विलोम शब्द ही तो होते हैं आपस में, तो उनके बीच क्या होता है, उसी प्रकार जैसे कि अव्ययी भाव में जो रिपीटेड शब्द होते हैं, रातों रात, दिन प्रतिदिन, तो इनके बीच में भी क्या आता है, आपका योजक या फिर विभाजक चिन्ह आता है। उसी तरह से कुछ शब्द जैसे भीड़ भाड़, पानी वानी, हमला वमला, जब हम इस तरह से शब्द बोलते हैं, एक आपका रियल शब्द और उसके साथ में एक वैसा शब्द, ठीक है, जो हमारी एक्सेंट या हमारी पर्टिकुलर बोलियों की वजह से जो जनरेट होता है, तो वहां पे इन दोनों शब्दों के बीच भी क्या आता है, आपका योजक या विभाजक चिन्ह आता है। देखिए योजक या विभाजक चिन्ह और आपका जो डैश या निर्देशक चिन्ह होता है ना, उसमें फर्क होता है। ये आपका है हाइफन, इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे, तो ये थोड़ा छोटा होता है लेंथ में, जबकि जो डैश होती है वो कैसी होती है, थोड़ी लंबी होती है। फर्क वैसे सिर्फ इतना ही है, बाकी यूज में जो फर्क है, प्रयोग में फर्क है, वो तो है ही, लेकिन देखने में, विजिबिलिटी में सिर्फ इतना फर्क है कि योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है और डैश आपकी थोड़ी उसकी तुलना में लंबी होती है। तो समझ आया होगा योजक और विभाजक चिन्ह का प्रयोग। तो जब भी वाक्य में इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं तो उन शब्दों के बीच में आपका योजक या विभाजक चिन्ह आता है। आगे देखिए आपका कोष्टक, तो कोष्टक देखिए कहां प्रयोग होता है, जब वाक्य के बीच में आए शब्द का हमें अर्थ स्पष्ट करना होगा और क्लियर करना होगा। वाक्य में कोई ऐसा शब्द आया जिसका अर्थ हमें क्या है, जरूरत है और थोड़ा सा क्लियर करने की, तो उस शब्द के बाद हम कोष्टक लगाकर वो अर्थ वहां पर लिख देते हैं। जैसे दशहरे के अवसर पर दशानन हो सकता है, दशानन से कोई ना समझ पाए ये किसकी बात हो रही है, तो उसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ कोष्टक में आपका क्या लिख दिया, रावण लिख दिया। तो कोई पर्टिकुलर बात समझाने के लिए, अर्थ बताने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते
हैं। देखिए, लाघव चिन्ह का प्रयोग आपका कहाँ होता है? जब आपको कुछ शब्दों को संक्षेप में यानी कि उनके छोटे रूप में लिखना होता है, जैसे कि डॉक्टर को इन शॉर्ट हम क्या लिख देते हैं? डॉक्टर, ड लिख के उसके बाद में क्या लगा देते हैं? लाघव चिन्ह लगा देते हैं और फिर ये उत्तर का छोटा रूप बनाने के लिए ओ और उसके बाद में लाघव चिन्ह और प्रदेश के लिए प्र और लाघव चिन्ह। तो ये प्रयोग होता है लाघव चिन्ह का और ये चिन्ह आपका कहलाता है लाघव चिन्ह। तो शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह। अब देखिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह, तो एक तो आप बहुत फेमस, आप सभी को ये पता भी है कि जो आप इंग्लिश में रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच आप जो पढ़ते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है, वहां उस डायरेक्ट स्पीच को दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसने कहा, अब उसने जो कहा है वह बिल्कुल उसी के शब्दों में बताया जाए, उसके लिए क्या प्रयोग होता है आपका? इस तरह से उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा, अगर किसी महान पुरुष ने कोई बात कही है, कोई कोट ऐसा है जो बहुत जाना माना है, जैसे अहिंसा परमो धर्म, तो इस तरह के जो कोट्स होते हैं, या फिर गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलना चाहिए, तो जो गांधी जी ने कहा, क्या कहा? सदा सत्य बोलना चाहिए। तो वो जो सदा सत्य बोलना चाहिए वो आपका किसमें आएगा? उद्धरण चिन्ह के अंदर आएगा। तो किसी बात पे जोर देने के लिए या फिर किसी महान पुरुष द्वारा कही गई किसी बात को दिखाने बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वह कहता रहा राम ही सत्य है, तो यहाँ जो राम शब्द है उस पर मेन फोकस किया गया है, इसलिए इसको किस में रखा गया है? उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। इस तरह वाक्य में जब किसी शब्द पे फोकस देना होता है तो हम उसके लिए सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग भी कर लेते हैं, मतलब यहाँ ये डबल ना लगाकर सिंगल का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये आपका हुआ लाघव और अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। अब बात करते हैं निर्देशक चिन्ह की। तो निर्देशक चिन्ह देखिए कहाँ, जब एक तरह से एक निर्देश किसी चीज के बारे में किया जा रहा होगा, बताया जा रहा होगा, जैसे कि काल 3 प्रकार के होते हैं, तो इस लाइन के बारे में बताया जा रहा है कि काल 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन से होते हैं? भूत, भविष्य और आपके वर्तमान। तो यहाँ इस लाइन के बारे में जो निर्देश दिया जा रहा है वहां पे आपका क्या आएगा? निर्देशक चिन्ह आएगा कि ये जो काल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और वो 3 प्रकार ये हैं। गांधी जी ने कहा, अब गांधी जी ने कहा के बाद में क्या आएगा? आपका निर्देशक चिन्ह आएगा। उसके बाद जो भी कहा होगा, जब वो हम वो बात बताएंगे तो वो आपकी किसके अंदर आएगी? उद्धरण चिन्ह के अंदर आएगी। आपको निम्नलिखित नियम मानने होंगे, फिर वो नियम आपके लिए लिखे होंगे, जैसे कि काल के 3 प्रकार होते हैं, तो वो प्रकार लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा? निर्देशक का चिन्ह आपका आएगा यहाँ। अब देखिए विवरण चिन्ह, जब किसी लिखी हुई बात का स्पष्ट रूप करने के लिए विवरण दिया जाता है, ठीक है, किसी बात का, लिखी हुई बात का को स्पष्ट करने के लिए जब उसका विवरण दिया जाता है तो वहां पे आपका क्या होता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। हिमालय से कई नदियां निकलती हैं जिसमें मुख्य है, फिर उसका विवरण दे रखा है कि वो कौन सी नदी मुख्य है? आपकी गंगा नदी इसके अंदर मुख्य है। तो आई होप यहां तक समझ आया होगा। उसी तरह जैसे कि पुरुषार्थ 4 हैं, फिर वो पुरुषार्थ बताए जाएंगे, तो उससे पहले आपका क्या आएगा? जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये आपके पुरुषार्थ हैं। तो पुरुषार्थ 4 हैं, वो जो 4 हैं उनका जब आप विवरण देंगे, उनके जब बारे में जब आप बताएंगे, तो किसी परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए आपका क्या आता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग आपका किया जाता है। तो ऑलमोस्ट हम सभी विराम चिन्हों के प्रयोग पढ़ चुके हैं। आपका त्रुटिपूर्वक और जो हंस पद था आपका ये साइन और ये साइन, इनका प्रयोग हम ऑलरेडी जो फर्स्ट वीडियो था उसी में बता चुके हैं, ऐसे अलग से कुछ भी नहीं है। एक देखिए एक पुनरुक्ति चिन्ह आपका होता है। अब पुनरुक्ति चिन्ह आप सभी जानते हैं, मान लीजिए यहाँ मैंने विराम लिखा हुआ है और मुझे फिर से नीचे विराम लिखना है, तो हम इस तरह लगा देते हैं ना, मुझे विराम चिन्ह लिखना है तो विराम के लिए भी मैंने ये लगा दिया और चिन्ह के लिए भी ये लगा दिया। तो यहाँ जब पढ़ने वाला होगा तो वो अपने आप समझ जाएगा कि यहाँ क्या है, ये विराम है और ये चिन्ह है। तो शब्दों को बार बार ना लिखने की जगह उनके नीचे, अगर वो बिल्कुल नीचे ही लिखना है तो उसी इस चिन्ह का प्रयोग कर देना, आपका उस चीज को फिल कर देता है। तो ये आपका कहलाता है पुनरुक्ति चिन्ह। विकल्प चिन्ह की भी हम बात फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं कि जब 2 विकल्प हमारे पास होते हैं, ज्यादा विकल्प होते हैं, तो उन विकल्पों के बीच में हम इस तरह से विकल्प चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम कुछ 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि आपके लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि इनमें से शुद्ध बताना है आपको, और फिर 4 वाक्य लिखे होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं विराम चिन्ह में आपकी मिस्टेक होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ वाक्य आपके सामने हैं, इनमें मैंने कोई विराम चिन्ह आपका नहीं लगाया है। हालांकि ये वाक्य आपके प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं, लेकिन वहां पे आपको 4 ऑप्शन अलग अलग तरह से विराम चिन्ह लगा के दे रखे थे, आपको सही को ढूंढना था। यहाँ आप इन्हें खुद से सही करेंगे। तो पहला वाक्य पढ़िए, पिताजी आप बहुत अच्छे हैं,
इस बार मुझे आप अवश्य जाने की अनुमति देंगे। तो देखिए एक तो बात आपकी खत्म हो रही है, तो लास्ट में तो आपका क्या आ जाएगा, विराम चिन्ह। अब देखिए क्या किसी बात पर यहाँ जोर दिया गया है, नहीं, कोई ऐसा अलग से वाक्य नहीं, शब्द नहीं बोला गया है। पिताजी, जब आप कह रहे हैं पिताजी, तो आप बोलकर देखिए आप थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, पॉज ले रहे हैं, रुक रहे हैं, तो यहाँ आपका क्या आएगा, अल्प विराम। एक थोड़ा आपने विराम लिया, पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, इस बार मुझे आप अवश्य जाने की अनुमति देंगे। तो आप बहुत अच्छे हैं के बाद भी क्या आ रहा है आपका, वही पॉज आ रहा है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, दो जगह ये कॉमा आएगा और आपका यहाँ पे क्या लगेगा, विराम चिन्ह लगेगा। अब उसमें ये था कहीं ये कॉमा नहीं था, कहीं ये कॉमा नहीं था, ठीक है, कहीं आपका यहाँ विवरण चिन्ह दिया था, ठीक है। तो अभी पिताजी के बारे में कोई विवरण थोड़े दे रखा है, यहाँ तो सिर्फ ये है कि वाक्य में आप इस शब्द के बाद थोड़ा सा क्या ले रहे हैं, आप पॉज ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, पढ़ी लिखी माँ तो हमेशा अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखती है। जब मैंने ये वाक्य बोला तो मुझे कहीं नहीं लगा कि मैंने कहीं भी कोई पॉज लिया है, ठीक। एक तो वाक्य कंप्लीट हुआ, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क वाला तो है नहीं, प्रश्न तो पूछा नहीं जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ दो शब्द हैं, पढ़ी लिखी, शिक्षा और दीक्षा। अभी हमने जब रूल्स को देखा तो हमने भीड़ भाड़, पानी वानी ऐसे शब्द पढ़े, तो उनके बीच में आपका क्या था, योजक चिन्ह लगा हुआ था, तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, आपका योजक चिन्ह आ जाएगा। आगे है रिया, महक, सूरज और काव्या कल तक आ जाएंगे, बात पूरी हुई, आपका पूर्ण विराम आएगा। और ये आपके एक जैसे समान नाम आपके सामने यहाँ प्रयोग किए हैं, तो इन नामों को अलग करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, अल्पविराम का। यहाँ ऑलरेडी और लगा है, तो यहाँ फिर आपका अल्पविराम नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका वाक्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, बात पूरी हुई, ठीक है। वाह कितना, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो आपके हर्ष उल्लास खुशी को व्यक्त करते हैं, उनके बाद में आपका क्या आता है, आपका एक्सक्लेमेशन या फिर आपका विस्मय बोधक चिन्ह आपका यहाँ आता है। तो यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह आएगा और बात पूरी होने के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये भी देखने को मिला कि किस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के वाक्य आते हैं। तो आपने अपने अभी तक जो सीखा उस चीज की समझ पे आधारित इन प्रश्नों को ठीक करना होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, जितने ज्यादा शब्दों को देखेंगे, जितने ज्यादा वाक्यों को देखेंगे, उतना ही अच्छा प्रयोग करना सीखेंगे। अपनी तैयारी करते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और वहां से DSSS में तो कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।